अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आप जानते हैं कि वायरस को ख़त्म करने के लिए वायरोलॉजिस्ट तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन आज की रिसर्च बता रही है कि मैथमेटिशियंस ने वायरस को काबू करने के लिए एक नया तरीका बनाया। जी हाँ, जब भी हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि या तो बायोलॉजी रख लें या मैथमेटिक्स रख लें, लेकिन दुनिया बदल रही है, दुनिया के निज़ाम बदल रहे हैं और इस वजह से हमें पुराने तरीकों को भी छोड़ना पड़ेगा। मुस्तकबिल में बायो और मैथमेटिक्स को अलग करना मेरे ख्याल में इतना अच्छा फैसला नहीं होगा, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें वायरस को ख़त्म करने के लिए रियाजीदान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वायरस को ख़त्म करने की जो चाबी आई है हमारे पास वो रियाजी से आई है। कैसे? तो सबसे पहले चलते हैं एक वायरस की तरफ जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस, HPV। हेपेटाइटिस बी जो कि लिवर को ख़राब करता है, डैमेज करता है, तकरीबन 1/4 बिलियन लोग, 1/4 बिलियन लोग इससे अफेक्ट होते हैं सालाना, और उनमें से जो अफेक्ट हुए होते हैं 850,000 लोग हर साल मौत के मुंह में चले जाते हैं। आप जानते हैं कि ये आपके लिवर को डैमेज करता है, लेकिन इसकी जो एक ख़ास बात है वो ये है कि ये माँ से बच्चे को भी मुंतकिल हो जाता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। और ऐसे ही कई वायरस आज हमें चैलेंज करते हुए नज़र आते हैं, जिनमें एक कोरोना वायरस भी है। इन वायरसेस से कैसे निजात हासिल की जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। लेकिन सबसे पहले जब भी हम किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं तो हम उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। गोया कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा नहीं रही, लेकिन मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि बायोलॉजिस्ट और मैथमेटिशियन इकट्ठे ग्रुप बनाकर रिसर्च करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो यही चीज़ जब हमने गैलेक्सीज में देखी, हमने आसमान में देखी और हमने दूर की चीज़ों की इक्वेशंस बनाई और उनको सॉल्व करने की कोशिश की, तो फिर साइंसदानों ने सोचा कि वायरस का मॉडल क्यों नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आज वायरोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियंस सब इकट्ठे हो रहे हैं ताकि वो वायरस के स्ट्रक्चर को मॉडल कर सकें। अगर आप वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको वायरस के स्ट्रक्चर की बेसिक इंफॉर्मेशन बताता चलूं कि वायरस में एक कैप्सिड होता है, एक डब्बा होता है जिसके अंदर वायरस का RNA या DNA मौजूद होता है। आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। और ये जो डब्बा है, जो कैप्सिड है, ये प्रोटीन से बना होता है। मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स मिलकर इस डब्बे को बनाती हैं। तो जब भी कोई वायरस किसी सेल पर अटैक करता है तो वो सबसे पहले अपना जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो RNA है या DNA है, वो उस सेल के अंदर इंजेक्ट करता है, चाहे वो किसी किस्म का भी वायरस हो। यहाँ पर मैं आपको वायरसेस की मुख्तलिफ शक्लें भी दिखा रहा हूँ, हेलिकल है, पॉलीहेड्रल है, स्फेरिकल है। तो वो सबसे पहले RNA या DNA उसके अंदर एंटर करेगा होस्ट सेल में, और उसके बाद उस RNA या DNA में इतनी ताकत मौजूद है कि वो वहाँ पर जाकर नए वायरस बना सके जिनके अपने कैप्सिड हों और उनका अपना RNA हो, और इस तरीके से वो मल्टीप्लाई करते हैं और उस सेल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वायरस को काबू कैसे किया जाए, और उसके लिए जो सिंपल तरीन तरीका अब वायरोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियंस और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मिलकर सोचा है, वो ये है कि किसी तरीके से हम वायरस के कैप्सिड की ज्योमेट्री को समझ सकें और उसको बनने से रोक सकें। तो अगर हम किसी तरीके से कैप्सिड की पूरी ज्योमेट्री को समझ लें और हमें अंदाज़ा हो जाए कि वायरस आहिस्ता आहिस्ता कैसे नए कैप्सिड बनाता है सेल्स में, ह्यूमन सेल्स में या किसी और एनिमल के सेल में, बैक्टीरिया में, और हम उस तरीके को रोक सकें, हम एंटीसिपेट कर सकें, पहले से अंदाज़ा लगा सकें कि अब वायरस इस किस्म की शक्ल बनाने जा रहा है, उस चीज़ को रोक सकें, तो हम वायरस का कैप्सिड बनने से उसको रोक सकते हैं और उसकी वजह से वायरस का फैलाव ज़्यादा नहीं होगा। और उसके लिए हमें मैथमेटिकल फार्मूले की एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। इस फ्रेमवर्क का सबसे पहले अंदिया दिया हमें डोनाल्ड कैस्पर और एरन क्लंग ने। ये 1962 की बात है, जब इन दो साइंसदानों ने सोचा कि हम वायरस की शक्ल का एक मॉडल बनाते हैं, और उसके लिए उन्होंने बहुत से वायरसेस की शक्ल को जानने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स नोट किए वायरसेस के। उनको
स्टडी किया और फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि इन तमाम वायरसेस को, उनमें ख़ास किस्म के वायरस को एक डोम की, एक जियोडेसिक डोम की गुंबद की शक्ल में बयान किया जा सकता है। मैं आपको ये गुंबद भी दिखा रहा हूँ जो उन दिनों बन रहा था, और उस गुंबद पर आपको छोटे छोटे ट्रायंगल्स नज़र आएंगे। इन ट्रायंगल्स को क्वासी ट्रायंगल्स कहा जाता है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स कहा जाता है। क्वासी का मतलब ये होता है नुमा, यानी जो कि नज़र आए अपेरेंटली ट्रायंगल्स की तरह, बराबर ट्रायंगल्स की तरह, लेकिन हो ना। तो जब उन्होंने ये मॉडल दिया और उसके बाद उन्होंने फर्दर इसको स्टडी किया, तो उनको एक बात की बड़ी हैरानी हुई, और वो हैरानी ये हुई कि वायरस के आरएनए में उसकी साख्त के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। जैसे हमारी बॉडी के सेल में न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसमें हमारी साख्त के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो अगर मेरा डीएनए बहुत छोटा है और मेरी बॉडी की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप हैरानी होंगे कि इतने छोटे डीएनए में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे आ गई। यही हैरानी हुई हमें वायरसेस में, क्योंकि वायरसेस का जीनोमिक मटेरियल बहुत छोटा था, लेकिन उनका कैप्सिड जो था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। उनमें प्रोटीन्स की पैकिंग हुई हुई थी। अब ये कैसे हो सकता है? आखिर इतने छोटे आरएनए में, डीएनए में कैसे इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ सकती है? तो साइंसदानों को अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर सिमेट्री अपना काम दिखा रही है। फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने एक दीवार बनानी है, वो दीवार 8 फीट ऊंची है और 12 फीट लंबी कर लेते हैं, और मैंने एक आदमी को बताना है कि आपने ऐसी दीवार तामीर करनी है। एक तरीका तो ये है कि मैं उसे सारी दीवार की इंफॉर्मेशन बताऊं, तस्वीर बनाकर बड़ी सी उसे दूं, और दूसरा तरीका यह है कि मैं छोटे से 1 फुट बाय 1 फुट की तस्वीर बनाऊं, उसमें इतनी ईंटें लगी, इतनी ईंटें लगी, और फिर उसे ये कहूं कि यही काम आपने 8 मरतबा ऊपर करना है और यही काम आपने 12 मरतबा इस तरफ करना है। तो आपने रिपीट करना है, क्योंकि दीवार सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो अब मेरे लिए बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में वो सारी की सारी चीज़ बयान करना आसान हो गई। यही काम करता है वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर, कैप्सिड का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है। इस वजह से आरएनए और डीएनए में बेसिक ब्लॉक की इंफॉर्मेशन होती है, और उसके बाद रेपिटिशन की वजह से वो पूरा का पूरा कैप्सिड बना सकता है। मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक तस्वीर दिखा रहा हूँ वायरसेस की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हेलिकल वायरस भी हैं, और आप देखिए ये सिमेट्रिक है, और इसी तरीके से हमारे पास आइकोसाहेड्रल वायरस भी हैं जो कि सिमेट्रिक है, जो कि अमूमन हम देख रहे होते हैं। आइको वायरस 20 ट्रायंगल्स को ग्लू कर कर बनाए जा सकते हैं, मॉडल किए जा सकते हैं, और ये इतने सिमेट्रिक होते हैं कि इनको तकरीबन 60 मुख्तलिफ तरीके से आप रोटेट भी करें तो आपको पता नहीं चलेगा कि इनमें रोटेशन हुई है। इतनी ज़्यादा इनमें रोटेशनल सिमेट्री होती है। और ये वायरस जो क्लग ने हमें मॉडल दिया उसमें 60 प्रोटीन्स को पैक कर सकता है। तो इस मॉडल में हम 60 प्रोटीन्स को बयान कर सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, जबकि वायरस में इससे ज़्यादा प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इस मॉडल में कुछ खामियां थी, और ये पूरे तरीके से वायरस की शक्ल को बयान नहीं कर पा रहा। अब बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि हम किस तरीके से नए मॉडल ला सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडल जो कि वायरस की शक्ल को बयान कर सकें। और इसमें मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। जब मैं किसी साइंसदान का नाम बताता हूँ तो वह रेफरेंस होता है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं जी इसका रेफरेंस क्या है, तो जिस साइंसदान का या जिस किताब का नाम दे रहा हूँ वो रेफरेंस है। आप जाकर उन साइंसदान को, उनके काम को सर्च करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं अब फिर रेफरेंस देने लगा हूँ डॉक्टर एंटनी लुकोए जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी के, और वो भी वायरस को ख़त्म करने के लिए उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कैप्सिड के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और मैथमेटिकल फार्मूले बना रहे हैं। और उनका ख्याल है कि अगर वो इस ज्योमेट्री को समझ पाते हैं तो वो उस ज्योमेट्री को बनने से रोकेंगे, और इस तरीके से हम वायरसेस से आहिस्ता आहिस्ता होस्ट सेल को इन्फेक्ट करना कम कर देंगे। तो दो जगहों पर वो काम करें, एक तो कैप्सिड ना बन सके और दूसरा ये कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई ना कर सके। लेकिन जो रियल ब्रेक थ्रू हमें आया इस फील्ड में वो आया डॉक्टर रेडन टॉरक, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ। ये जर्मन मैथमेटिकल बायोलॉजिस्ट है। नाम सुना है बड़ा, मैथमेटिकल बायोलॉजिस्ट, क्या सुना है हमने ये नाम? हम तो कहते हैं बायो को अलग कर दो, मैथमेटिक्स को अलग कर दो, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। तो मैथमेटिकल बायोलॉजिस्ट हैं और ग्रुप थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया है इन्होंने, और एक खास किस्म का टूल यूज़ किया जिसे पेनरोज टाइलिंग कहा जाता है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, इसलिए मैंने उसको इस
वीडियो से बाहर रखा है क्योंकि उसको समझने में मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही थी, लेकिन इन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला फ्रेमवर्क दिया है रिसेंटली वायरस का, जिसमें आप वायरस की ज़्यादातर प्रोटीन्स को इनकोड कर सकते हैं। और इन्होंने फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करके इनकोडिंग करके भी दिखाया, और जब हमने एक्सरे डिफ्रैक्शंस के साथ उन स्ट्रक्चर्स को देखा तो हमें अंदाजा हुआ कि अब हम मैथमेटिकली उनके करीब पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इन्होंने बैक्टीरियाफेज MS2 2013 में उसकी पैकिंग की और उसके RNA के जरिए उसकी पूरी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया और फिर अपने मैथमेटिकल मॉडल को उसके बराबर रखा, तो हमें नज़र आया कि बहुत ज़्यादा मुमासलत है। और इसी तरीके से हेपेटाइटिस B वायरस की 2016 में इन्होंने इनकोडिंग की। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इस टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है। मसलन जब हम वैक्सीन यूज़ करते हैं तो वैक्सीन के अंदर एटेनुएटेड इनएक्टिव वायरसेस मौजूद होते हैं, ऐसे वायरसेस जो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, उनमें बहुत थोड़ी सी फंक्शनिंग होती है। और जब हम अपने बॉडी में दाखिल करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको पहचानना शुरू कर देता है और उनकी शिनाख्त परेड हो जाती है। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा ख़तरनाक है। हम फ्यूचर में ऐसे वायरस बनाने जा रहे हैं जो कि सिंथेटिक वायरस होंगे, जिनको वायरस लाइक पार्टिकल्स VLP कहा जाएगा, जिनके अंदर सिंथेटिक DNA होगा और उनका तरीकाकार ये होगा कि वो रेप्लिकेट नहीं होंगे। वो हमें मेडिसिन भी देंगे, वो सेल्फ असेंबली माइक्रोब्स या नैनो टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड होंगे और वो हमारी बॉडी की मॉनिटरिंग भी कर रहे होंगे। इन सिंथेटिक वायरसेस में वायरसेस जैसी कैपेबिलिटीज तो होंगी, लेकिन इनको मल्टीप्लाई होने से रोका जाएगा, इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है जो कि इस मैथमेटिकल फ्रेमवर्क से हम हासिल करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ऐसी वैक्सीन लाना चाह रहे हैं जो कि फ्यूचर में इसके स्ट्रक्चर को, कैप्सिड की ज्योमेट्री को बनने से रोके। मुझे उम्मीद है कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स अलग नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हमें अपने तालीमी निज़ाम पर भी थोड़ा सोचना होगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।